हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद-ए-इश्क भाग 22। दानिश का बेडरूम। दानिश की बात सुनकर जिया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। दानिश ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया और धीरे से बोला, लिटिल गर्ल, यू आर लिटरली ब्लशिंग। जिया हैरानी से उसे देखते हुए बोली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। दानिश उसके गाल पर उंगलियां चलाते हुए बोला, डू नॉट ट्राई टू लिटिल गर्ल, आई कैन रीड योर माइंड। उसकी बात सुनते ही जिया चुपचाप उसकी स्टील ब्लू आंखों में देखने लगी। दानिश ने हल्के से उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। जिया की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर दानिश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और उसने जिया के होठों को कैप्चर कर लिया। इस बार जिया उसकी किस को रिस्पॉन्स कर रही थी। वो धीरे धीरे दानिश के होठों को शक कर रही थी। दानिश ने अपनी आंखें बंद कर ली और जिया के सॉफ्ट और नाजुक होठों को महसूस करने लगा। कुछ मिनट बाद जिया ने एकदम से उसके होठों को छोड़ दिया और गहरी सांसें लेते हुए इधर उधर देखने लगी। दानिश ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और कुछ पल रुककर बोला, व्हाट हैपेंड। जिया तुरंत बेड से खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी। तभी दानिश ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जिया खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे दानिश के ऊपर गिर गई। दानिश उसके साथ बेड पर लेट गया। जिया जल्दी से उठने वाली थी, तभी दानिश ने उसे पलटते हुए अपने नीचे कर लिया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल। जिया ने अपनी नजरें झुकाते हुए नामे सर हिला दिया। दानिश हल्की से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें शर्म आ रही है क्योंकि तुमने मुझे किस किया। उसकी बात सुनते ही जिया ने कुछ पल उसे देखा और अगले ही पल उसे धक्का देकर वो सीधे वॉशरूम में घुस गई। दानिश ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और धीरे से बोला, सो क्यूट। इधर जिया अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है मेरा। आई लिटरली किस्ड हिम। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। बोलते हुए उसने अपना चेहरा अपने हाथों में भर लिया। करीब 10 मिनट बाद जिया ने धीरे से वॉशरूम का दरवाजा ओपन किया और बाहर देखा, लेकिन दानिश कमरे में नहीं था। जिया ने राहत की सांस ली और जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ गई। ठीक उसी वक्त समर भी कमरे के अंदर आ गई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। उसे देखती ही जिया जल्दी से बोली, मिस्टर वार्नर कहाँ हैं। समर ने खाने की ट्रे कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, वो शायद ऑफिस के लिए निकल गई। जिया ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। मित्तल विला। विला के बेसमेंट में एक लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। स्मृति अपने सर पर हाथ रखकर हॉल में बैठी हुई थी और अखिलेश चुपचाप उसे देख रहा था। स्वरूप उनके पास बैठते हुए बोला, मॉम डैड प्लीज आप ऐसे रिएक्ट करना बंद करेंगे। स्मृति उसे घूरते हुए बोली, तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तुम ऐसे ही किसी लड़की को उठाकर ले आए, उसके घर वाले। स्वरूप बीच में बोला, वो लड़की वार्नर की बेटी है मॉम। अगर वो हमारी प्रिंसेस को उसकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ रख सकते हैं तो हम भी उनकी बेटी को हमारे पास रखेंगे जब तक वो लोग प्रिंसेस को हमारे हवाले नहीं कर देते। ये लड़की यहीं रहेगी। अखिलेश शांत लहजे में बोला, स्वरूप सही बोल रहा है स्मृति। दानिश वार्नर हमारी बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ने वाला, तो हमें भी उसके तरीके से जिया को वापस लाना होगा। स्मृति इरिटेट होकर बोली, जो करना है करो, लेकिन उस लड़की को वहां से बाहर निकालो। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। आप दोनों उसे यहाँ रखना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी जिया की तरह यहाँ रहेगी। उसे कमरे में बंद करने की ज़रूरत नहीं है।
उसकी बात सुनकर स्वरूप चुपचाप उसे देखने लगा। स्मृति उसे आंखें दिखाते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? जाकर उसे बाहर निकालो अभी। स्वरूप ने गहरी सांस ली और बेसमेंट की तरफ निकल गया। उसके जाते ही स्मृति अखिलेश की तरफ देखते हुए बोली, ये किसका आइडिया था? अखिलेश जल्दी से बोला, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। स्मृति अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, अगर मुझे पता चला कि तुमने स्वरूप से ये सब करवाया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उन दोनों के कानों में ग्रेस के चिल्लाने की आवाज आई। स्वरूप उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए हॉल में लेकर आ गया था। उसे देखते ही स्मृति जल्दी से उसके पास गई और उसे सीने से लगाते हुए बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ओके? ग्रेस को जैसे उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। वो डर के मारे रोते हुए बस चिल्ला रही थी। वार्नर पैराडाइज, इंडिया। रात का वक्त। एक कार पैराडाइज के मेन गेट के सामने आकर रुकी। उस कार में दानिश और पारस बैठे हुए थे। मेन गेट पहले से खुला हुआ था। ये देखते ही दानिश धीरे से बोला, व्हाट द हेल, मेन गेट खुला क्यों है? पारस सामने देखते हुए बोला, शायद फूड सप्लाई वाला ट्रक आया होगा। वो लोग अक्सर रात में ही आते हैं। उसकी बात सुनते ही दानिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, आर यू श्योर? पारस जल्दी से बोला, यस ब्रो। तेरा तो घर आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, इसीलिए तुझे पता नहीं है। दानिश ने बिना कुछ बोले कार आगे बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद वो दोनों पैराडाइज के अंदर चले गए। तभी पारस चिढ़ते हुए बोला, ब्रो, तुझे मेरी बात सुनाई भी दे रही है? बोलते हुए वो चुप हो गया। पैराडाइज के अंदर अंधेरा था। वहाँ के इमरजेंसी लाइट्स भी ऑफ थे। दानिश पारस का हाथ पकड़ते हुए उसे दरवाजे से बाहर ले आया और अपने पीछे से गन निकालते हुए बोला, कुछ गड़बड़ लग रही है, तू जल्दी से जेम्स से कनेक्ट कर। पारस ने हाँ में सर हिला दिया और दूसरी तरफ पता चल गया। इधर दानिश बिना कोई आवाज किए पैराडाइज के अंदर चला गया। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी एकदम से कांच टूटने की आवाज आई। दानिश के कदम अपने आप ही रुक गए और उसने दरवाजे की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए। उसके कानों में दरवाजा खटखटाने की आवाजें आ रही थी। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि एकदम से लाइट्स ऑन हो गए। दानिश की नजरें सीधे जिया की तरफ चली गई। वो सोफे के पास फर्श पर पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो मुश्किल से गहरी सांसें ले रही थी। उसे देखते ही दानिश धीरे से बोला, लिटिल गर्ल, और उसने अपने कदम जिया की तरफ बढ़ा दिए। वो जिया को छू पाता उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से उसके सर पर किसी चीज से वार किया। दानिश ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसका सर बुरी तरह से चकराने लगा था। तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। उसने खुद को संभालते हुए उस शख्स की तरफ देखा और धीरे से बोला, मिश्रा। उसके सामने कोई और नहीं, पुनीत मिश्रा खड़ा था। पुनीत पंजों के बल दानिश के सामने बैठते हुए बोला, तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगा? तेरे लिए मैंने अपने जिंदगी के कई साल बर्बाद किए और तूने क्या किया? एक लड़की के लिए तूने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। बताते हुए उसने जिया की तरफ इशारा किया। जिया अपनी अधखुली आंखों से दानिश को देख रही थी। दानिश सर्द आवाज में बोला, क्या किया तूने इसके साथ? पुनीत तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, थोड़े से ड्रग्स दिए हैं। उसकी बात सुनते ही दानिश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। पुनीत उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अब कुछ ही मिनट में उसे खुद समझ नहीं आएगा कि वो खुद के साथ क्या करे। उसे किसी की जरूरत होगी, तू समझ रहा है ना? उसके इतना कहते ही दानिश ने उसकी कॉलर पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोला, तूने उसे छूने की कोशिश भी तो मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तू खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। पुनीत ने उसके
हाथ अपनी कॉलर से हटा दिए और उसे घूरते हुए बोला, मुझे उसे छूने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरे आदमी ही काफी हैं। और वैसे भी तूने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा होगा। अब तक तो उसने कई बार तेरी रातें रंगीन की होगी, तो आज मेरे आदमी उसके साथ कुछ भी करे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी बात सुनते ही दानिश की नजरें वहां मौजूद लोगों की तरफ चली गई। वहां पर पुनीत के आदमी मौजूद थे, जो हवस भरी नजरों से जिया को देख रहे थे। इधर जिया दर्द से कराते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहते हुए फर्श पर गिरने लगे। पुनीत अपने एक आदमी की तरफ देखते हुए बोला, देख क्या रहे हो? बेचारी को जरूरत है तुम लोगों की। उसे किसी कमरे में लेकर जाओ या फिर इसके सामने ही सब कुछ करना है। बोलते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी बात सुनकर वहां खड़े आदमी भी हंसने लगे। तभी उनके कानों में जिया के रोने की आवाज गई। पुनीत के दो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर वो रोते हुए अपने आप को पीछे की तरफ घसीट रही थी। दानिश ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अगले ही पल पुनीत की जोरदार चीख वहां गूंज गई। दानिश ने उसका गला पकड़ते हुए उसके मुंह पर घूंसे मारना शुरू कर दिया। पुनीत के आदमी उन दोनों को अलग करने में लगे हुए थे, लेकिन दानिश की पकड़ उसके गले पर हद से ज्यादा मजबूत थी। इधर एक आदमी ने जिया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे एक कमरे की तरफ ले गया। दानिश खुद को संभालते हुए उन लोगों से लड़ रहा था, लेकिन फिर से एक बार उसके सर पर पीछे से किसी ने वार किया। इस बार दानिश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका हाथ जो पुनीत की गर्दन पर था, उसकी पकड़ ढीली हो गई और अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। मित्तल विला। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ग्रेस तिरछी नजरों से सबको देख रही थी। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, खाना खाओ, किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ग्रेस ने बिना कुछ बोले स्पून उठा लिया और खाना खाने लगी। तभी स्वरूप उसकी तरफ देखते हुए बोला, कल तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद हमारी प्रिंसेस हमारे पास आ जाएगी और तुम अपने घर चली जाओगी। उसकी बात सुनकर ग्रेस धीरे से बोली, ये सब तुम जिया के लिए कर रहे हो? स्वरूप बिना किसी भाव के बोला, तो तुम्हें क्या लगता है लड़कियों को किडनैप करने का शौक है मुझे? तभी स्मृति गहरी सांस लेकर बोली, बस बहुत हुआ, अब खाना खाओ। उसकी बात सुनकर स्वरूप और ग्रेस चुपचाप खाना खाने लगे। वार्नर पैराडाइज। दानिश ने अपने सर पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। इस वक्त वो हॉल में ही सोफे पर लेटा हुआ था। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल। और उसकी नजरें पारस की तरफ चली गई। पारस जेम्स के साथ बात कर रहा था। दानिश को देखते ही वो जल्दी से उसके पास आ गया। दानिश सोफे से खड़े होते हुए बोला, वेयर इज माई लिटिल गर्ल? पारस उसे कंधे से पकड़ते हुए बोला, वो तेरे बेडरूम में है, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात सुनते ही दानिश लड़खड़ाते हुए अपने बेडरूम की तरफ निकल गया। पारस उसे देखते हुए बोला, इसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बोलते हुए उसने सर हिला दिया। दानिश जैसे ही अपने बेडरूम में आया, उसकी नजरें जिया की तरफ चली गई। वो बेड पर पड़ी थी और उसके दोनों हाथ बेड सपाट से बंधे हुए थे। उसके जिस्म पर कई जगह पर खरोंचे के निशान थे, जो उसने खुद ही बनाए थे। दानिश को देखते ही कमरे में मौजूद लेडी डॉक्टर ने जल्दी से बोला, मिस्टर वार्नर, ये खुद को चोट पहुंचा रही थी, इसीलिए। तभी दानिश ने उसे हाथ से दिखाते हुए बोला, आउट। उसके इतना बोलते ही वो डॉक्टर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। दानिश ने जल्दी से जाकर दरवाजा बंद कर दिया और अपने कदम जिया की तरफ बढ़ा दिया। जिया की आंखें बंद थी और वो गहरी सांसें लेते हुए अपने पैर बेड पर रगड़ रही थी। ड्रग्स की वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी
उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। दानिश धीरे धीरे उसके ऊपर आ गया। उसकी नजरें जिया के चेहरे पर टिकी हुई थी। जिया को जैसे ही किसी का एहसास हुआ, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें दानिश की स्टील ब्लू आंखों में जा मिली। वो बेहद धीमी सी आवाज में बोली, इट्स बर्निंग इनसाइड मी। बोलते ही वो अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दानिश ने उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसके टच करते ही जिया की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसे बहुत ही बुरी तरह से इंटीमेसी की क्रेविंग हो रही थी। वो धीरे धीरे बुदबुदाते हुए बोली, प्लीज आई वॉन्ट यू। दानिश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका सर अभी भी चकरा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। इस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जिया को ड्रग्स दिए गए हैं और उसे किसी की ज़रूरत है। ये बात याद आते ही उसने झट से अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे जिया के होठों की तरफ बढ़ने लगा। कुछ पल में उन दोनों के होठ आपस में उलझ चुके थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।